हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल। प्रीवियस वीडियो में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। उनसे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को कवर करने की हमने कोशिश की थी। इस वीडियो में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेके आए हैं दैट इज़ द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, किस तरह से इसके चेंजेस होते हैं। समस्या ये होती है सर कि एंट्रोपी को लेके स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि सर एंट्रोपी समझ में नहीं आता है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है, एंट्रोपी इज़ द वेरी सिंपल टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें कन्फ्यूजन होता है, किस तरह से कन्फ्यूजन को दूर करना है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ द एंट्रोपी। हमने कहा एंट्रोपी क्या होगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है। मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ सिंपल वे में, मैं यदि समझूँ स्टार्टिंग से सिंपल वे में, दिस इज द देखो एंट्रोपी मैंने यहाँ पर लिखा, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको हम बाद में देखेंगे। हमने कहा ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ही एंट्रोपी होता है। जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है वही क्या होता है, एंट्रोपी होता है। देखो मैंने कहा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, किस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ। अभी हमें नहीं मालूम कि एंट्रोपी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी है, कोई एक लाइब्रेरी है या फिर कोई एक सिस्टम है जिस पर हम अंदर एंटर करना चाहते हैं। मैंने यहाँ से लाइब्रेरी चूज़ किया है। लाइब्रेरी में हम जब एंटर करेंगे, ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में हम जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉर बनी हुई है, यहाँ पर ये ड्रॉर बनी हुई होती है। देखो ये ड्रॉर बनी हुई है, यहाँ पर ये चारों तरफ ड्रॉर बनी हुई हैं। इन ड्रॉर्स के बाद बीच में जो लगी हुई होती हैं टेबल्स जिस पर बैठ कर स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक काउंटर है मेरे पास, यहाँ पर एक काउंटर है, यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर लाइब्रेरियन बैठा हुआ होगा, लाइब्रेरियन बैठा हुआ होगा। आपने क्या किया समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया, एंटर किया यहाँ से, और लाइब्रेरियन जो बैठा है, लाइब्रेरियन से पूछा सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स की बुक चाहिए, हमें थर्मोडायनेमिक्स की बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन आपको एक कूपन देगा या फिर एक टोकन देगा। आपसे बोलेगा ड्रॉर नंबर 5 में ये बुक रखी हुई है रैक नंबर 2 में। हमने कहा ठीक है, यहाँ से जाएंगे, इस अलमारी के अंदर हम जाएंगे। इस अलमारी में जो रैक बनी हुई है, रैक नंबर 2 में हमने थर्मोडायनेमिक्स की बुक थी, वो बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया आसानी से। ये है सिस्टमेटिक वे। ये क्या है, सिस्टमेटिक वे। लेकिन इस लाइब्रेरियन की समस्या क्या हुई, इसका दिमाग में कुछ गंदगी पैदा हुई और इसने क्या किया, ये जो सभी बुक्स यहाँ पर रखी हुई थी, इन सभी बुक्स को यहाँ से निकाल के एक जगह पटक दिया। एक जगह सारी बुक पटक दी, यहाँ पर इन्होंने सारी बुक पटक दिया। ये बुक्स पड़ी हुई हैं। अब आप आए दूसरे दिन दूसरे दिन आप आए, दूसरे दिन जैसे ही स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट इससे बोलेगा कि सर बुक बताइए, हमें थर्मोडायनेमिक्स की बुक चाहिए। ये कहेगा कि ये बुक यहाँ पर रखी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं, इन बुक में से आप इन बुक्स में से आप चूज कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको जो अच्छी लगे वो बुक ले लीजिए थर्मोडायनेमिक्स की। हम यहाँ से इनको ढूंढना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो हमें बड़ी परेशानी होगी उस बुक को ढूंढने में। जो बुक को ढूंढने में जो परेशानी हुई है, दिस इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ बुक्स। बुक्स का डिसऑर्डरनेस हो गया। पहले ऑर्डर में रखी हुई थी, अब क्या हो गया, डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर ही एंट्रोपी कहलाती है। ये डिसऑर्डर ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा है और यहाँ एंट्रोपी कम है। ये डिसऑर्डरनेस ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। समझने की कोशिश करना, ये डिसऑर्डरनेस ही क्या है, एंट्रोपी। इस कंडीशन में एंट्रोपी ज़्यादा है, इस कंडीशन में एंट्रोपी कम है। रिवर्सिबल हम माने तो इसको 0 मान सकते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये तो पहला कंडीशन हुआ कि डिसऑर्डरनेस को हम किस तरह से देख सकते हैं, दिस इज द एंट्रोपी। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये मेरे पास अलमारी है, इसमें ये ड्रॉर बनी हुई है, ये रैक 2 और 3, इसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं। बुक नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स की, फ्लूइड की, सॉइल और टर्बो मशीन्स फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, स्टूडेंट से इन्होंने कहा
ये देखो, ये जो हमने समझा है ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। दोनों में, इन दोनों को हम दोनों को भी थोड़ी देर बाद कंबाइन करने वाले हैं। हमने स्टूडेंट से कहा था कि ये थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, ये फ्लूइड की बुक है, ये सॉइल की बुक है, ये टॉस की बुक है, जिसकी भी हम देखना चाहें। इसने यहां से थर्मोडायनेमिक्स की बुक उठाई, एक बच्चा सॉइल की बुक लेके गया था। जैसे ही ये थर्मोडायनेमिक्स की बुक पढ़ने गया तो ये वाला हिस्सा खाली हो गया, ये भी हिस्सा खाली था, लेकिन उस बच्चे को थोड़ी पता था यहीं पे रखना। उस बच्चे ने इस बुक को यहां पर फिट कर दिया, मतलब इस जगह थर्मोडायनेमिक्स की बुक थी, उसकी जगह कौन सी बुक आ गई, सॉइल की। और जो जहां सॉइल की बुक थी, थोड़ी देर बाद ये बच्चा यहां रख के जाएगा, दिस इज द थर्मोडायनेमिक बुक। अब ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में जो इंटरचेंज हो रहे हैं, दिस इज द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अगर इंटरनल रिवर्सिबिलिटी 0 है तो कोई समस्या नहीं है। ये अगर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब इंटरनली चेंज हो रहे हैं, इंटरनली मतलब एक बुक यहाँ रखी है, दूसरी बुक यहाँ चलेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी, इसे हमने बोलेंगे इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो ये यहाँ से इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण भी थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज हुआ है। आपसे डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ड्रॉर नंबर 1 में रैक नंबर इसमें रखी हुई है और इस पोजीशन पे रखी हुई है, नहीं, वो पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि इंटरनल इरिवर्सिबल हो रहा है। दूसरा हमने कहा, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप एक्सटर्नल इंटरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरेक्शन। दिस इज द एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ये दो कारण हैं हमारे पास, एक तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ये रहा, दूसरा एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एंट्रोपी के चेंज होने के दो कारण होते हैं, एक्सटर्नल इंटरेक्शन हमारे द्वारा किया गया, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो अंदर से हो रहा है। दीज आर द डेवलप इन ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में मानते हैं, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज इक्वल टू 0। रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हम 0 मानते हैं और एक्सटर्नल इंटरेक्शन को ही मानते हैं। लेकिन एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एक्सटर्नल इंटरेक्शन ये रहा जो हमने किया, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ये रहा। समझने में कोई परेशानी, सिंपल वे में समझा है नहीं, इसको बस आपको ये मानना है लाइब्रेरी है, इस तरह से किया है। इनको अब हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में यूज करना स्टार्ट करेंगे। भाई एंट्रोपी टेम्परेचर को डिनोट कर रही है, टेम्परेचर के कारण बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से चेंज होगा, वो सभी हम देखेंगे। तो जो यहां से हमने काम करना स्टार्ट किया, दिस इज द क्लॉसियस इनइक्वलिटी। क्लॉसियस इनइक्वलिटी से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। एंट्रोपी मैं अभी यहां से, मैं एंट्रोपी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, हम क्लॉसियस इनइक्वलिटी से एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे और एंट्रोपी क्लॉसियस इनइक्वलिटी ही देता है। क्लॉसियस इनइक्वलिटी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन डेल टी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लॉसियस इनइक्वलिटी के अनुसार कि साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन डेल टी का हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 0 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 0 से ज्यादा हुआ तो हमने कहा दिस इज द इम्पॉसिबल। यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट बन गया, छोटा सा कंसेप्ट बना है। कंसेप्ट क्या है कि डेल क्यू बाई टी, दिस इज द साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल क्यू अपॉन टी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू है तो रिवर्सिबल होगा, इक्वल टू नहीं है मतलब लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल होगा, एक्चुअल होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है दिस इज द इम्पॉसिबल। क्योंकि ये बोल रहे हैं, यही कंसेप्ट हमने यहां पर लिखा है। देखो ध्यान से देखना, पहला कंसेप्ट क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट, डेल क्यू अपॉन टी, दिस इज द रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल इंजन। डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0, दिस इज द रिवर्सिबल साइकिल। डेल क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन 0, दिस इज द इम्पॉसिबल साइकिल। जैसा हमने पहले देखा था, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, क्या हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर रिवर्सिबल से ज़्यादा है दिस इज इम्पॉसिबल, बराबर है तो रिवर्सिबल, कम है तो इरिवर्सिबल, और रियल और पॉसिबल इंजन। तो यहां से भी वही हमारे पास 3 कंडीशन बनी, डेल क्यू अपॉन टी लेस देन 0 इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0 रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन 0 दिस इज द इम्पॉसिबल साइकिल। ये हमारे पास बना, दिस इज द क्लॉसियस इनइक्वलिटी।
इस क्लॉसियस इनइक्वलिटी की सहायता से मैं एंट्रोपी निकालना चाहता हूं। समझ में आया? क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या है? फॉर द साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल क्यू अपॉन टी फॉर द साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 के बराबर होगा। यही हमने कहा है। व्हाट इज द एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या होता है मैं वो स्टार्ट करने वाला हूं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमने कहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन मास। किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है उसको हम देखेंगे। अभी तो आप बस इसको इंपॉर्टेंट मान के याद कर लें, बस लिख लें कि यह है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किस तरह से होती है उसको हम देख लेंगे। मैंने यहां से कहा कि जब मैं इसको देखने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं कि हमें ये देखना है कि भैया ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी तो है, एक्सटेंसिव हो चाहे इंटेंसिव हो, प्रॉपर्टी किस तरह से है? ये पाथ फंक्शन है या फिर पॉइंट फंक्शन? हमने कहा पॉइंट फंक्शन होगा, तो हमें ये बताओ ये पॉइंट फंक्शन होगा या नहीं। देखो यहां से आपने प्रॉपर्टी बोल दिया तो क्या होगा? पॉइंट फंक्शन होगा। तो हम इसको पहले ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट फंक्शन है या नहीं। तो मैंने कहा ये पॉइंट है मेरे पास 1 और ये पॉइंट है मेरे पास 2। मुझे यहाँ 1 से 2 जाना। हमें कहाँ जाना? 1 से 2। देखो मैं यहाँ से गया, दिस इज द ए पाथ। ये क्या है? ए पाथ। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द ए पाथ। अब मुझे वापिस आना है, तो हम वापिस आए, दैट इज द बी पाथ, और तीसरे उससे आए, दैट इज द सी पाथ। अब मैं अलग अलग प्रोसेसेस पे देखूंगा, अलग अलग। देखो पहली साइकिल क्या है? 1A 2B 1। दूसरी साइकिल क्या होगी? 1A 2C 1। अगर दोनों ही डेल क्यू अपॉन टी दोनों ही पाथ के लिए बराबर होगा 2B1 और 2C1 के लिए, तो ये क्या होगा? पॉइंट फंक्शन। तो मैंने यहाँ से देखा, देखो ये मेरे पास है, इसको हमने इस रास्ते से गए, इस रास्ते से आए, इस रास्ते से आ रहे। ठीक है सर। मैंने यहाँ से कहा वी नो दैट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस बाई क्लॉसियस इनइक्वलिटी डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0। डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0 यही होता है। अभी हमने देखा है, तो मैं इसको समझने की कोशिश करूं, लिखने की कोशिश करूं। मैंने कहा इन साइकिल साइकिल 1A 2V1, साइकिल 1A 2V1 में देखो डेल क्यू अपॉन टी 1A2 इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी 1A2 इक्वल टू कितना? किस रास्ते से जा रहे हैं? डेल क्यू अपॉन टी 2V1 डेल क्यू अपॉन टी 2V1, यही बोला है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। डेल क्यू अपॉन टी 2V1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यही बोला है क्लॉसियस इनइक्वलिटी ने, इक्वल टू 0 रिवर्सिबल के लिए। हमने कहा इन साइकिल वन ए टू C1, साइकिल 1A2 C1 में डेल क्यू अपॉन टी 1A2 इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी 2C1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये मेरे पास 2। मैंने कहा वह इक्वेशन 1 एंड 2, वह इक्वेशन 1 एंड 2, वह इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या मिलेगा? देखो इक्वेशन 1 और 2 से मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। आपके पास क्या मिलेगा? डेल क्यू अपॉन टी 2B1 इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी 2C1, ये हमारे पास मिला।
तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डेल क्यू अपॉन टी 2v1, डेल क्यू अपॉन टी 2v1 मतलब इसके लिए, और डेल क्यू अपॉन टी 2c1, और इस पाथ के लिए ये डेल क्यू अपॉन टी का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो मतलब ये पाथ 2v1 और 2c1 पर डिपेंड नहीं करेगा। पाथ 2v1 और 2c1 पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये पाथ फंक्शन नहीं है। ये पाथ फंक्शन नहीं है तो ये पॉइंट फंक्शन होगा, और हर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। दैट्स वाई दिस इज द प्रॉपर्टी। अब हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें केवल प्रॉपर्टी की। ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो यही हमने लिखा है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। हमने कहा हेंस द डेल क्यू अपॉन टी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पाथ। देखो ये दिख रहा था, अभी आपको दिख रहा था डेल क्यू अपॉन टी इज 2v1 इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी इज 2c1, अलग अलग पाथ। Hence del q upon t does not depend on different path. It is the point function, so we can say it is the property. It is the property. It is called the entropy denoted by the S. इसको ये प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी। इसको हम S से डिनोट करेंगे। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, S से डिनोट करेंगे। ये क्या है, एंट्रोपी है जिसको हम S से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे सर, एस से डिनोट करेंगे। तो एस से डिनोट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन टी, समझना देखो ध्यान से, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, डेल क्यू अपॉन टी फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। एस को हमने क्या माना है, एंट्रोपी। एस को हमने क्या माना है, एंट्रोपी। तो एस इज द एंट्रोपी, दिस इज द एंट्रोपी। तो हम क्या बोल देंगे, डी एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0, एस इज द एंट्रोपी। ध्यान से समझना, हमने कहा सर ds क्यों लिखा, डेल क्यू अपॉन टी है ना, तो ds इज इक्वल टू 0। एंट्रोपी को हमने क्या बोल, देखो डेल क्यू अपॉन टी क्या है, डेल क्यू अपॉन टी क्या है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू क्या है, 0, और डेल क्यू अपॉन टी को ही हमने क्या बोला है, एंट्रोपी। डेल क्यू अपॉन टी डज नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंट पाथ। ध्यान से समझना, डेल क्यू अपॉन टी का मान अलग अलग पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, पॉइंट फंक्शन। वी कैन से दिस इज द प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। ये क्या है, एंट्रोपी डिनोटेड बाय द एस। हमने कहा डेल क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होता है, मतलब एस बराबर भी 0 होगा, तो हमने उसको क्या बोला, डी एस। डेल क्यू है ना, तो इसको हमने क्या बोला, डी एस। एस इज द एंट्रोपी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि डी एस इज इक्वल टू del q by t for the reversible process only, for the reversible process is ds is equal to del q by t. This is the for reversible process, और अगर साइक्लिक की बात करें हम तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए। एंट्रोपी हमारे पास निकल का आया, क्या निकल का आया, एंट्रोपी। ये मेरे पास एंट्रोपी है, दिस इज द एंट्रोपी। हमने कहा यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की यूनिट में निकालना चाहूँ, ये क्या है, डेल क्यू। डेल क्यू मैंने क्या बोला, किलोजूल पर केजी, तो ये क्या हो गया, किलोजूल पर केजी। और ये क्या है, टी, टी क्या हो गया, टेम्परेचर इज इन केल्विन। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड आप नहीं लिख सकते, जैसा स्पेसिफिक हीट में आपने लिखा था, यहाँ पर क्या रहेगा, केल्विन में ही। तो मेरे पास क्या हो गया किलोजूल पर केजी केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ये एंट्रोपी की यूनिट है। किसी को कोई समस्या, डेल क्यू अपॉन टी, हमने कहा कि डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। वी नो दैट डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी बी डी टी, और एम इज द मास, तो डी एस इज इक्वल टू एम सी बी डी टी अपॉन टी। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द मास। किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। दैट्स वाई दिस इज डिपेंडेंट ऑन द मास, दैट्स वाई दिस इज नॉन एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी इज डिपेंडेंट ऑन द मास, दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किस क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई समस्या नहीं है, हमने देख लिया है। ये मेरे पास निकल के आया एंट्रोपी। हमने कहा एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम, एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम। हमने कहा फॉर
इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए? इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं बात करूं, डेल क्यू अपॉन टी फॉर द इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज द लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? डी एस फॉर द इर्रिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन 0। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि डेल क्यू अपॉन टी फॉर द इर्रिवर्सिबल इज डी एस, यस और नो। ये किसके लिए आ गया? इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आ गया। तो ये हमारे पास हो गया। मतलब आपको क्या याद रखना, डेल क्यू अपॉन टी इतना होता है, लेस देन 0 होता है। किसके लिए? इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। हमने देखा है, अभी हमने भी देखा था। देखो हमने कहाँ देखा था? यहां पर, कि डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन 0, दैट इज द इर्रिवर्सिबल साइकिल और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वह यहीं से हमने लिखा है इर्रिवर्सिबल साइकिल और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मेरे पास क्या निकल गया? आपको क्या याद रखना है वो ध्यान रहे, वी आर डिस्कसिंग ओनली द रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल के लिए मैंने बहुत हल्का सा देखा है, इसको मैं डिटेल में देखूंगा। इस सिंपल वे में हमने समझने की कोशिश की है। जो डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। और दूसरी बात ये है कि जो ये आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, इन फॉर्मूलेज को हमने केवल समझना, केवल देखना है। इन फॉर्मूलेज का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन अभी हम चालू करेंगे। किस तरह से हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे? अभी हमने केवल प्रूफ करके लेके आए हैं कि एंट्रोपी होता क्या है, डेल क्यू अपॉन टी होता क्या है, ये हमने देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट में जो देखता हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज की मैं यदि बात करूं, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज द समीशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरेक्शन और एंट्रोपी जनरेशन या फिर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इन दोनों का ही समीशन होता है। देखो, द टोटल एंट्रोपी चेंज इज द समीशन ऑफ एंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरेक्शन। हमने कहा एक्सटर्नल इंटरेक्शन ये रहा। एक्सटर्नल इंटरेक्शन का मतलब होता है जो हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा बाहर से किया जा रहा है। एंट्रोपी जनरेशन का मतलब अंदर ही अंदर एंट्रोपी जनरेट हो रही है। लेकिन हम बात करें अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम मानते हैं कि बुक बच्चे ने उठाई, जिस जगह से उठाई उसी जगह पर वापस रख दी, तो कोई समस्या नहीं हुई। तो वो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। मतलब एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाएगा? 0। केवल क्या बचेगा? डेल क्यू अपॉन टी। क्या बचेगा? डेल क्यू अपॉन टी। तो इसी को मैं समझने की यदि कोशिश करूं, तो हमें क्या मिलेगा? केस फर्स्ट। क्या मिलेगा? केस फर्स्ट। देखो दोबारा मैं बता देता हूं, एंट्रोपी चेंज इज द समीशन ऑफ डेल क्यू अपॉन टी जो आपने अभी पढ़ा है, और एंट्रोपी जनरेशन जो हमने अभी देखना है। एंट्रोपी जनरेशन, स्टार्टिंग में मैंने बोला था एंट्रोपी जनरेशन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण होता है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको आप भूल जाओ। देखो यही फॉर्मूला हमने निकाला है रिवर्सिबल के लिए। अब हम देखेंगे अलग अलग कंडीशन में। देखो पहला कंडीशन मेरे पास क्या है? केस फर्स्ट, इफ द सिस्टम इज इंटरनली रिवर्सिबल, यदि सिस्टम इंटरनली क्या है? रिवर्सिबल है, देन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरेक्शन ओनली। किसके कारण? एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण। देखो डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन, यही होगा। हमने कहा फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस जनरेशन इज 0, फॉर रिवर्सिबल बाई फॉर रिवर्सिबल डेल एस जनरेशन क्यों 0 होगा? क्योंकि ये इंटरनली रिवर्सिबल है। तो यहां से एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? डेल एस डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, दिस द एंट्रोपी। ये हमारे पास एंट्रोपी है। अब मैंने कहा ये तो मेरे पास एंट्रोपी है, मैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए देखना चाहता हूँ। दिस इज द केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट को मैं 3 भागों में बांटूंगा। देखो केस क्या हो जाएगा? ए, और केस क्या हो जाएगा? बी, और केस क्या हो जाएगा? सी। 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा मेरे पास जब हीट सप्लाई हो रहा है, दूसरा होगा मेरे पास जब हीट रिजेक्ट हो रहा है,
तीसरा होगा जब ना तो हीट जाएगा ना हीट आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। लेकिन कंडीशन क्या होगी फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, तीनों ही किसके लिए होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होंगे। देखो केस फर्स्ट की मैं यदि बात करूं, केस फर्स्ट क्या होगा, इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम देन एंट्रोपी इज, जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, देखो ये हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं हीट सप्लाई करूंगा, मैं यहाँ से QS अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ, हीट यहाँ पर दे रहा हूँ। अब देखो एंट्रोपी की मैं यदि बात करूँ, व्हाट इज द एंट्रोपी, DS इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T, हीट सप्लाइड इज डन, मतलब इसको मैंने इंक्रीज किया है, इसको इंक्रीज किया है तो ये बढ़ा है, और ये बढ़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, DS इज इक्वल टू पॉजिटिव, DS इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो मतलब क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। S2 माइनस S1 मतलब स्टार्टिंग का और फाइनल कंडीशन का, S2 S1 क्या है स्टार्टिंग कंडीशन का, और फाइनल कंडीशन क्या होगी जब QS अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई कर दिया। तो मैं यहां से क्या कहूं, S2 माइनस S1 इक्वल टू पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया S2 इज ग्रेटर देन S1, तो एंट्रोपी सेकंड कंडीशन में ज्यादा होगी पहली कंडीशन की तुलना में, मतलब एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू पॉजिटिव। यही हमने बोला है, इफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम देन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जैसे मैं हीट सप्लाई बढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी या फिर एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ये तो हुआ हमारा पहला, फॉर द रिवर्सिबल सिस्टम ओनली। दूसरा है मेरे पास, इफ हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, यदि सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से QS अमाउंट ऑफ हीट मैंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब QR रिजेक्ट कर दिया, ऐसे लिख देता हूं, QR रिजेक्ट हो रहा है, जो एंट्रोपी क्या होगी वो आप देखिए, DS इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है कम, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, तो इसको हमने क्या कर दिया डिक्रीज, ये डिक्रीज हुआ तो DS इज इक्वल टू डिक्रीज, मतलब इसको बोल दिया मैंने नेगेटिव, भाई नेगेटिव होगा ना, कम हो रहा है, हमने नेगेटिव क्यों बोला, DS इज इक्वल टू नेगेटिव क्यों बोला, नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर इनका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब S1 इज ग्रेटर देन S2, S1 क्या है ज्यादा है S2 से। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था स्टार्टिंग में, क्या लिख दिया था कि जब वैल्यू कम हो रहा है तो स्टार्टिंग कंडीशन में जब यहाँ पर QR अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले जब QR अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं हुआ था उससे पहले एंट्रोपी था S1, जब QR अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो गए उस समय एंट्रोपी था S2, तो S1 ज़्यादा था S2 कम था, तो DS क्या है S2 माइनस S1, तो ये वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव। तो देखो ये क्या हुआ था, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू, हैविंग नेगेटिव वैल्यू। ओके सर, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट है मेरे पास केस सी, केस सी मैं देखना चाहता हूँ। केस सी, इफ द सिस्टम इज हैविंग, if the system is well insulated and reversible, then the entropy change of the system is having zero value, entropy change of the system having zero value। क्यों जीरो वैल्यू होगा, देखो हमारे पास जो कोई सिस्टम है ये इंसुलेटेड सिस्टम है, वेल इंसुलेटेड सिस्टम, ना तो हीट जाएगा ना हीट जाएगा ना हीट आएगा, दिस इज द वेल इंसुलेटेड सिस्टम, वेल इंसुलेटेड। वेल इंसुलेटेड का मतलब ना तो हीट आएगा, ये नहीं आएगा, ना हीट जाएगा, दिस इज द नॉट पॉसिबल, ये हीट का कोई फंक्शन नहीं है, ना हीट जाएगा ना हीट आएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, DS इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T। अब डेल Q की वैल्यू क्या है सर, डेल Q की वैल्यू क्या है, डेल Q इज इक्वल टू 0, डेल Q क्या है 0, तो DS इज इक्वल टू 0, DS इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, S2 माइनस S1 इक्वल टू 0, तो S2 बराबर क्या हो गया S1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
मतलब एंट्रोपी क्या है, पहली कंडीशन और फाइनल कंडीशन में, जो किसी भी कंडीशन को आप कंसिडर करो, सभी कंडीशन में एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। एंट्रोपी जब कांस्टेंट होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जैसे एंथैल्पी कांस्टेंट था थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, हमने उसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोला था, ऐसे यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। देखो हमने यहां पर क्या कहा है, इफ द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड देन रिवर्सिबल, देन द एंट्रोपी, when the entropy change of the system is having zero value, entropy change of the system is having zero value, that is reversible adiabatic system is known as the isentropic system। क्या है, अगर हमारे पास सिस्टम रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक है तो ध्यान से देख लेना, अभी से ही एडियाबैटिक है तो यही सिस्टम क्या होगा, आइसेंट्रोपिक। क्या होगा सर, आइसेंट्रोपिक सिस्टम होगा। रिवर्सिबल और एडियाबैटिक होना जरूरी है, तभी सिस्टम क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। तो ये मेरे पास निकल गए 3 कंडीशन। अब मैंने कहा यहां से कि जो कोई भी सिस्टम है यूनिवर्स में, उस सिस्टम की एंट्रोपी, देखो यहां से देखता हूं मैं, कोई भी सिस्टम है यूनिवर्स में, उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ सकती है। देखो द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यू। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो वैल्यू हो सकती है। और नेगेटिव वैल्यू, बट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर हैव द नेगेटिव वैल्यू। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए। देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई, ये है यूनिवर्स, ये है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर कोई सिस्टम बैठा हुआ है, यूनिवर्स के अंदर हमने क्या बिठा रखा है, कोई सिस्टम बने हुए हैं। इस सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। सिस्टम की एंट्रोपी, जो ये सिस्टम है इसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो होना संभव नहीं है, क्योंकि लगातार यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। देखो आप देखने की कोशिश करो कि जैसे कोई भी सिस्टम है, आप इस सिस्टम को क्या मानो कि कोई फैक्ट्री है, कोई और सिस्टम है। उन सभी सिस्टम में, उन सभी देशों में, जैसे अलग अलग देशों को हम माने, इन सभी देशों में क्या होगा, धीरे धीरे ये अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और यूनिवर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यूनिवर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब यूनिवर्स को तो एक तरह से हीट सप्लाइड ही हो रहा है। यूनिवर्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दिस द एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो रही है यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स में ना तो बाहर से कुछ आएगा ना यहाँ से कुछ जाएगा। अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन यूनिवर्स के अंदर कोई सिस्टम है, जिस सिस्टम की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैंने यहां से एक नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखा। देखो यहां से ds यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स इज लेस देन जीरो। अगर जीरो से कम है, जीरो से कम है, या फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। हमने कहा एंट्रोपी चेंज, तीन हमने कंसेप्ट देखे, 3 कंसेप्ट देख रहा हूं मैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू जीरो, मतलब इसको आपने क्या माना है, रिवर्सिबल। क्या माना है, रिवर्सिबल। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू जीरो, इसने आपने इसको क्या माना है, रिवर्सिबल यूनिवर्स को। एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज द इरिवर्सिबल। क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल साइकिल, जो भी आप देखना चाहते हो। एंट्रोपी चेंज इज लेस देन जीरो, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव हो गया, किसके लिए, यूनिवर्स के। दिस इज द इम्पॉसिबल। ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। देखो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 3।
3 कंसेप्ट हमने देखे हैं। पहला कंसेप्ट था हीट इंजन की एफिशिएंसी एंड रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट था क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तीसरा मेरे पास कंसेप्ट हुआ है, यहां से मैंने बनाया है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वैल्यू, बट एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि डेल एस इज लेस देन जीरो, डेल एस की वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर मतलब कम हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है, तो दैट इज लेस देन जीरो हो रहा है, दैट इज द इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल टू जीरो है तो होगा, दिस इज द रिवर्सिबल। और ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज द इरिवर्सिबल, क्योंकि लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हमने यहां तक देखा है। नेक्स्ट में जो यहां से देखूं, दैट इज द इरिवर्सिबल सिस्टम। केस सेकंड में देखना चाहता हूं। नेक्स्ट हमने देखा इफ द सिस्टम इज इरिवर्सिबल, देन अगर सिस्टम क्या है, इरिवर्सिबल है। हमने कहा कि पहला केस हमने देखा था कि यदि सिस्टम क्या हो, रिवर्सिबल। दूसरा केस हमने देखा है इफ सिस्टम इज रिवर्सिबल। देखो पहला केस मैंने क्या देखा था, केस फर्स्ट था, सिस्टम क्या था, रिवर्सिबल। इस केस फर्स्ट में मैंने 3 केस बनाए थे, ए और बी और सी। केस ए बोल रहा था कि हीट सप्लाई हो रहा है, केस बी बोल रहा था कि हीट का रिजेक्शन हो रहा है, केस सी बोल रहा था ना तो हीट आ रहा है ना हीट जा रहा है, मतलब वेल इंसुलेटेड है। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए क्या होगा। इरिवर्सिबल सिस्टम हो चाहे रिवर्सिबल सिस्टम हो, एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी और डेल एस जनरेशन, डेल एस जनरेशन, डेल एस जनरेशन। अब यही फॉर्मूला था रिवर्सिबल के लिए भी, लेकिन डेल एस जनरेशन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी वहाँ पर क्या था, ज़ीरो। लेकिन जैसे ही सिस्टम इरिवर्सिबल हो गया, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी भी यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। तो मेरे पास ये हुआ। इसमें मैं अलग अलग केसेस देखूंगा। एक केस देखूंगा कि सिस्टम एडियाबैटिक है, दूसरा केस देखूंगा सिस्टम एडियाबैटिक नहीं है। दूसरा केस हम क्या देखेंगे, सिस्टम एडियाबैटिक नहीं है। तो पहला मैं केस देखता हूँ, इफ द सिस्टम is adiabatic. If the system is adiabatic, then the entropy change of the system is equal to entropy generation. अगर सिस्टम एडियाबैटिक है, देखो यहां से देखना, इफ सिस्टम इज एडियाबैटिक, यदि सिस्टम एडियाबैटिक है तो डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक सिस्टम है तो डेल क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास जो एंट्रोपी केवल बचा है, तो मेरे पास क्या हो गया, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी प्लस डेल एस जनरेशन। ध्यान से देख लेना सर, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो ये केवल किसके बराबर हो गया, डेल एस जनरेशन के। डी एस इज इक्वल टू डेल एस जनरेशन, किसके बराबर होगा, डेल एस जनरेशन के लिए। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी गेट जनरेशन कैन नेवर हैव द नेगेटिव वैल्यू। द एंट्रोपी जनरेशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, क्योंकि क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहां से यदि मैं देखना चाहूं कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पॉजिटिव, बिकॉज एंट्रोपी जनरेशन कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू। कैन नेवर बी हैव नेगेटिव वैल्यू। एंट्रोपी जनरेशन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया, जब प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। लेकिन एंट्रोपी, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, अगर आपने इरिवर्सिबल मान लिया तो जनरेशन तो होता रहेगा ना, क्योंकि इरिवर्सिबल के कारण क्या हो रहा है, जनरेशन, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण। तो हमारे पास पहला कंसेप्ट हुआ, और पहले कंसेप्ट में अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो इस प्रोसेस को, प्रोसेस एडियाबैटिक है और इरिवर्सिबल है, तो ये कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती है। ध्यान रहे, ये कभी भी क्या नहीं हो सकती है, आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट में देखता हूं केस 2, इस केस बी को समझने से पहले आप देखो, मैंने पहला केस जो देखा था, जो यहां पर केस देखा था, ध्यान से देखना। देखो ये क्या था, केस 2 है मेरे पास, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में जो मैंने पहला ए देखा है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक। क्या हो गई सर, एडियाबैटिक।
दूसरा मैं देखूंगा नॉन एडियाबेटिक, मतलब एडियाबेटिक नहीं है, दूसरा है मेरे पास नॉन एडियाबेटिक, मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं प्रोसेस इज नॉट एडियाबेटिक, ऐसे लिख दो, प्रोसेस इज नॉट एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल। ध्यान रहे, प्रोसेस इज नॉट एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल। अगर इस तरह की प्रोसेस होगी तो होगा क्या, द इंक्रीज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज कंपनसेटेड बाई डिक्रीज इन एक्सटर्नल इंटरेक्शन। देखो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, इस कंडीशन में जब प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक नहीं है और इरिवर्सिबल है, तो ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन। डेल एस जनरेशन की वैल्यू क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया, ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा देख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी डेल एस जनरेशन। अब क्या हुआ कि एक कंडीशन ऐसी हुई कि इसका तो बढ़ा हुआ मान, इंक्रीज हुआ मान, मतलब डेल एस जनरेशन क्या हो गया, बढ़ गया, और इस एक्सटर्नल इंटरेक्शन का घटा हुआ मान बराबर हो गए, बराबर हो गए। इफ डेल क्यू अपॉन टी का जो घटा हुआ मान है, जो घट रहा था, उसका वैल्यू डेल एस जनरेशन के बढ़े हुए मान के बराबर हो गई। अगर डेल एस जनरेशन के बढ़े हुए मान के बराबर हुई है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ds बराबर क्या हो जाएगा, 0, और ds इक्वल टू 0 हो गया तो s2 माइनस s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s2। दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये क्या हो गई, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब इसको ध्यान से समझें कि भैया ये हुआ क्या, हुआ ये कि जो इसका जो बढ़ा हुआ मान, देखो एंट्रोपी जनरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें से हीट रिजेक्ट हो रहा होगा, तब ये घट रहा है। इसका बढ़ा हुआ मान हो गया 5 और इसका घटा हुआ मान हो गया -5, तो इन दोनों को जोड़ा, 5 माइनस 5 इज ds इज इक्वल टू 0, इस तरह से ये क्या हो गया, 0। तो हमने कहा कि जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, जब प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है और नॉन एडियाबेटिक है, मतलब एडियाबेटिक नहीं है, तो देन कैन बी दैट प्रोसेस कैन बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो सकती है। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है और वो एडियाबेटिक है, दैट कैन नेवर बी आइसेंट्रोपिक, वो कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती है। तो हमने यहां से कहा कि ये प्रोसेस कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती जब क्या है, एडियाबेटिक है। जब एडियाबेटिक नहीं है, नॉन एडियाबेटिक है, तो ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो सकती है। हमने कहा कि सर ये ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने यहां से ऐसे कहा कि डेल ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी प्लस डेल एस जनरेशन। ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी डेल एस जनरेशन। इसका तो घटा हुआ मान अगर ये घट जाए और इसका बढ़ा हुआ मान क्या हो जाए बराबर, तो क्या 0 हो सकता है क्या? हमने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल। हमने कहा सर क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज डेल एस जनरेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका घटना संभव नहीं है, ये नहीं घट सकता है, ये नहीं घटेगा। तो हमने कहा ये केस पॉसिबल नहीं है, केवल ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है। कब? जब इसका तो घटा हुआ मान और इसका बढ़ा हुआ मान बराबर हो। अब देखिए आप, मैं इसको आपको क्या दिखाने वाला हूँ, मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ कि हमारे पास एक प्रोसेस है, दिस इज द आइसेंट्रोपिक। क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहां से प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम है। प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक किस किस कंडीशन में बनाया जा सकता है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब है एंट्रोपी क्या हो? कांस्टेंट हो, एंट्रोपी कांस्टेंट हो। तो मेरे पास पहला तो है रिवर्सिबल, इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल,
इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एडियाबैटिक होना जरूरी है, एडियाबैटिक होना जरूरी है। तो मतलब क्या हो गया, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी, आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगी, आइसेंट्रोपिक। लेकिन मैं बात करूं यहां से इरिवर्सिबल की, इरिवर्सिबल है तो नॉन एडियाबैटिक, क्या हो जाएगा, नॉन एडियाबैटिक। रिवर्सिबल मतलब क्या हो गया, नॉन एडियाबैटिक का मतलब इरिवर्सिबल एंड नॉन एडियाबैटिक, irreversible and non adiabatic process, this is the isentropic process। तो हमने क्या कहा कि ये बात सही नहीं है कि हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही प्रोसेस ही आइसेंट्रोपिक हो, जैसा लोग बोलते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही आइसेंट्रोपिक होती है। हमने कहा बिल्कुल सही नहीं है कि हमेशा ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक हो। ये बात सही है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक है, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसेंट्रोपिक होगी, नहीं। इरिवर्सिबल एंड नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक हो सकती है, ये हमने प्रूफ किया है। इरिवर्सिबल एंड नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक हो सकती है, ये हमने यहां से देखा है। नेक्स्ट मैं यहां से देखना चाहता हूं एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगी, देखो हमने यहां से कहा है ए रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन द 27 डिग्री एंड 1527 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूस्ड 400 किलोवाट पावर। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस के दौरान आप एंट्रोपी निकालो। देखो ये कितना दिया है, टी हायर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो गया, देखो 527, दिस इज द टी हायर इज इक्वल टू प्लस 273, दिस इज द 1800 केल्विन, एंड टी एल इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 plus 273, this is 300 केल्विन। तो मैंने यहां से कहा 1800 केल्विन, केल्विन। यहां से हीट है Q1, यहां से जा रहा है Q2 और यहाँ से W, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 400 किलोवाट पावर, मतलब पावर कितना दे रहा है, 400 किलोवाट। तो आपको निकालना है एंट्रोपी, क्या निकालना है, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन, हीट एडिशन के दौरान, मतलब हीट एडिशन ये रहा। तो मैंने कहा कि यहाँ से मैं यदि निकालूं कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन 1 कार्नोट साइकिल है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी लोअर, टी हायर सॉरी, टी हायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन हीट एडिशन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, टी एल अपॉन टी एच। वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, वर्क डन कितना है 400 किलोवाट, एंड हीट एडिशन इज द Q1। हीट एडिशन कितना है सर, Q1, ध्यान से देख लेना। 1 माइनस टी एल कितना है 300, दिस इज 800, 800 नहीं 1800 इज इक्वल टू 400 अपॉन Q1। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं सिंपल वे में इसको लिख देता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, सिंपल कर सकते हो आप, देखो ये 0 कैंसल, (400 अपॉन Q1) दैट इज 0.833, और Q1 इज इक्वल टू
400 0.833, दैट इज 480 किलोवाट। ये मेरे पास कितना आया 480 किलोवाट। यहाँ पर Q1 बराबर ये कितना आप क्या दे रहे हो 480 किलोवाट दे रहे हो। आपको चाहिए एंट्रोपी, भाई एंट्रोपी के लिए यही चाहिए ना, एंट्रोपी एट द हीट एडिशन। तो डेल एस डी एस एट द हीट एडिशन मतलब Q1 अपॉन T1। तो डी एस इज इक्वल टू Q1 इज वॉट 480 और T1 इज 800। हमने कहा 480 अपॉन 800, दिस इज 2666 किलो वाट किलोवाट पर केल्विन। ये कितना हुआ किलोवाट 266 किलोवाट पर केल्विन। देखो क्या करना है आपको, दोबारा मैं बता देता हूँ। आपसे बोला है कि रिवर्सिबल इंजन है, 27 टेम्परेचर लिमिट दी है 27 और 1527 और 400 किलोवाट पावर दे रहा है। एंट्रोपी आप निकालो इस पर हीट सप्लाई पर, हीट रिजेक्शन पर निकाल देते ये Q2 हो जाता और ये यहाँ पर हो जाता Q2 अपॉन T2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा, वर्क डन दिया था, यहाँ से मैंने हीट ये एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा, वर्क डन अपॉन हीट एडिशन एफिशिएंसी होती है। यहाँ से मैंने Q1 निकाला, इसकी ज़रूरत थी, Q1 की ज़रूरत थी। तो Q1 यहाँ से निकल गया और इस समय जो टेम्परेचर है वो है 1800। Q2 आप निकाल सकते हो 480 माइनस 400, 480 माइनस 400, यहाँ से 80 क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा और 80/300 करोगे आप 80 अपॉन 300, दिस इज द 2666, इतनी सेम वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास अलग अलग कंडीशन में आपको निकालना चाहो उस कंडीशन में आप निकाल सकते हो। ये इस तरह से प्रॉब्लम पूछे जाते। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा TDS इक्वेशन। देखो TDS इक्वेशन को समझने से पहले मैं इसको पहले देखता हूँ TDS क्या होता है। T और S और P और V दो तरह के डायग्राम होते हैं हमारे पास, TS और PV। देखो TS में ये क्या है T और इस एक्सिस में होता है S, S इज द एंट्रोपी और ये होता है टेम्परेचर। और दूसरा होता है PV डायग्राम, ये होता है प्रेशर और ये होता है वॉल्यूम। जो PV डायग्राम होता है इसके जो अंदर एरिया होता है, एरिया अंडर PV डायग्राम इज डिनोटेड द PdV, दिस इज द वर्क डन। PdV, P और dV, ये इस तरह से किसको दिखाएगा, वर्क डन को दिखा रहा है इसके अंदर। और एरिया अंडर TS डायग्राम इज द TDS, दिस इज द TDS इक्वेशन बोला है। और TDS जो होगा वो क्या होगा, वो ध्यान से देखिए। TDS क्या होगा, DS इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T और डेल Q इज इक्वल टू TDS, दैट इज द हीट इंटरेक्शन या फिर हीट चेंज। ये हीट ट्रांसफर की वैल्यू को दिखाता है, डेल Q को दिखाता है, जिसे हम TDS बोलते हैं। और इन डायग्राम्स को हम और इन इक्वेशंस को हम TDS इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TDS इक्वेशंस बोलते हैं। ध्यान से देखिए TDS इक्वेशन, एरिया अंडर TS प्रोवाइड, एरिया अंडर TS डायग्राम ऐसे लिख सकते हो, प्रोवाइड द हीट इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन की वैल्यू को दिखाता है। एरिया अंडर TS डायग्राम इज प्रोवाइड द हीट इंटरेक्शन वैल्यू, हीट इंटरेक्शन की वैल्यू को दिखाता है। देखो अब मैं TDS इक्वेशन निकालना चाहता हूं, अब मैं TDS इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मैंने यहां से कहा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल Q, ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू FLOT फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल Q इज इक्वल टू du प्लस डेल W। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल Q इज इक्वल टू du प्लस PdV फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर
रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी बी, ये लिखेंगे। मैंने यहां से कहा चूंकि हम जानते हैं कि डेल क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू डी एस एंड डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। कोई समस्या? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। देखो, इक्वेशन नंबर 1 इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। यह है इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेसेस? बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज। इसमें सभी क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। टी डी यू ये सभी क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सभी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। ध्यान रहे, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है ये। अब मैं देखूंगा सेकंड टीडीएस इक्वेशन। सेकंड टीडीएस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, चूंकि वी नो दैट H is equal to U plus PV और DH is equal to DU plus PDB plus BDP और ये क्या हो गया सर हमारे पास, DU plus PDB, दिस इज द डेल क्यू, यही होता है ना डेल क्यू। तो DH इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस VDP। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि डेल क्यू इज इक्वल टू DH माइनस BDP। और हम जानते हैं कि डेल क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू DS और डेल क्यू इज इक्वल टू TDS। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, TDS इज इक्वल टू DH माइनस BDP। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और सेकेंड TDS इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 और सेकेंड TDS इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2, अब इसको भी हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 इज एप्लीकेबल फॉर, इक्वेशन नंबर 2 को भी आप बोल सकते हो, आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को भी बोल सकते हो कि वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। क्यों? क्योंकि इसमें सभी क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो गया, वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, क्योंकि इसमें सभी क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखना चाहता हूँ। देखो, TDS is equal to DU plus PDB, this is the first TDS equation। दूसरा है हमारे पास TDS is equal to DH minus BDP, that is the second TDS equation। इन इक्वेशंस को उपयोग करके हम एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं। तो मैंने कहा बाय फर्स्ट TDS इक्वेशन। फर्स्ट TDS इक्वेशन से हम देखेंगे कि TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDB। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज, ये DS निकालना है। TDS इज इक्वल टू DU अपॉन T प्लस P अपॉन T इंटू DB। ओके सर, हमने कहा चूंकि हम जानते हैं कि DU इक्वल टू होगा mCB/dt और मैंने इसको DU को मैं लिख सकता हूं CB/dt, मास इज द यूनिटी। ठीक है, मास को यूनिटी मान लिया। और मैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, चूंकि वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT, मास यूनिटी मान लिया।
और P अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन B। यही हुआ ना, P अपॉन T इक्वल टू R अपॉन B। इन सब की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा, वो देखिए ds इज इक्वल टू CB dt अपॉन T, CB dt अपॉन T प्लस ये R अपॉन V इंटू DB। ये हुआ मेरे पास। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ds इज इक्वल टू CB dt अपॉन T प्लस R dV अपॉन B। ये मेरे पास हुआ इंटीग्रेटेड। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, S1 S2 मतलब S इनिशियल और S फाइनल लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, T इनिशियल और T फाइनल। ये क्या हो जाएगा, V इनिशियल और B फाइनल के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। इसके बीच में इंटीग्रेट किया तो मेरे पास हुआ S फाइनल S इनिशियल इज इक्वल टू CB ln T फाइनल T इनिशियल, मतलब ये क्या हो जाएगा, T फाइनल अपॉन T इनिशियल, यही होगा ना, प्लस R ln B फाइनल अपॉन B इनिशियल। दिस इज द एंट्रोपी चेंज। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन टू एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज करने का ये पहला इक्वेशन है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर ए। हमने भाई फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकाला है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज निकालना है मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो CB ln TF अपॉन T बना जाएगा, T इनिशियल आ जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर में निकालना है R ln TF अपॉन T फाइनल अपॉन T इनिशियल आ जाएगा। हमने कहा कि नेक्स्ट में प्रेशर के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, हमने कहा भाई सेकंड टीडीएस इक्वेशन। अब देखो भाई सेकंड टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन से हम निकालें। सेकंड टीडीएस इक्वेशन इज ds इज इक्वल टू dH माइनस BDP, dH माइनस BDP। ds इज इक्वल टू dH अपॉन T माइनस B अपॉन T dP। dH इज व्हाट, ये हम लिख देते हैं पहले की तरह ही, dH इज इक्वल टू mCp dt, मास इज यूनिटी, दिस इज द Cp dt। ठीक है जी। Pv इज इक्वल टू RT एंड V अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन P। ये हम वैल्यूज लिखेंगे। ये हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ds इज इक्वल टू Cp dt अपॉन T माइनस R dP अपॉन P। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ds S इनिशियल S फाइनल इज इक्वल टू CP dt अपॉन T, T इनिशियल T फाइनल माइनस R dP अपॉन P, P इनिशियल और P फाइनल। ये हुआ। मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, S फाइनल S इनिशियल इज इक्वल टू CP ln T फाइनल T इनिशियल माइनस R ln P फाइनल और P इनिशियल। ये हमारे पास हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। इससे हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है तो R ln T P फाइनल P इनिशियल, कांस्टेंट प्रेशर है तो CP ln T फाइनल T इनिशियल। इस तरह से हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ से अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इन दोनों से। इसके साथ ही मैं यहाँ पर दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूँ, जिससे कि हमें याद रहे कि S फाइनल S इनिशियल इस CP ln T फाइनल T इनिशियल माइनस R ln P फाइनल P इनिशियल। यही है शायद, बिल्कुल यही है। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, दोनों साथ लिख दिए। यहाँ से हम इन इक्वेशंस की सहायता से आसानी से एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, जब हमें निकालना हो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर इन प्रोसेसेस के लिए। इसमें हम जो आगे देखेंगे, हम जो नेक्स्ट जो देख रहे हैं इसके अंदर, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ। देखो मैं आपको पहले दिखा दूँ, हमने ये प्रोसेसेस निकाल लिए,
इन दोनों इन प्रोसेसेस में हमने एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। मैं करना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। अब मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके साथ साथ मैं ये और करूंगा एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबैटिक प्रोसेस का भी। इससे पहले, ये निकालने से पहले मैं यहां से कुछ स्लोप देखना चाहता हूं। स्लोप, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं यहां से और इस डायग्राम को देखूं यहां से, ये तो है पीबी डायग्राम। पीबी डायग्राम का जो स्लोप होता था वो होता था dp अपॉन db, और हमने कहा ये अगर y है, ये x एक्सिस है, dy अपॉन dx ही तो स्लोप है। तो यहां पर स्लोप कितना होगा, dt अपॉन ds। क्या होगा, dt अपॉन ds। तो मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। रिप्रेजेंटेशन मतलब इनको रिप्रेजेंट मैं टीएस डायग्राम में तब करूंगा तब मेरे पास स्लोप हो, क्या हो, स्लोप हो। तो मैं स्लोप इसी में निकाल दूं कि स्लोप निकालूं मैं, यदि स्लोप ऑफ टीएस डायग्राम में अलग अलग प्रोसेसेस में स्लोप देखो। स्लोप क्या होगा टीएस डायग्राम का, dt अपॉन ds, ये होगा स्लोप, ये स्लोप होगा। अब मैं पहले देखने की कोशिश करूं सिंपल फॉर्म में। पहला मैं देखूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, पहला कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में देखो ds इज इक्वल टू, वी नो दैट ds इज इक्वल टू du प्लस pdv, और ds इज इक्वल टू सॉरी ds नहीं, यहां से हमारे पास होगा del q इज इक्वल टू du प्लस pdv, और इसी को हमने क्या लिखा, TDS इज इक्वल टू CBDT प्लस PDV। ये CBDT प्लस PDV ये हमने कहां से लिखा है भाई, फर्स्ट TDS इक्वेशन। अब मैंने कहा कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PDV इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा TDS इज इक्वल टू CB इंटू dt, और हमें क्या चाहिए, dt अपॉन ds इज इक्वल टू t अपॉन CB। दिस द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप हो गया t अपॉन CB। मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर की, दूसरा है मेरे पास 4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बाय सेकंड TDS इक्वेशन, TDS इज इक्वल टू DH माइनस BDP, और TDS इज इक्वल टू CPDT माइनस BDP। हमने कहा P इक्वल टू क्या है सर, कांस्टेंट, तो dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, TDS इज इक्वल टू CPDT माइनस BDP, दैट वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या हो गया, dt अपॉन ds इज इक्वल टू t अपॉन CP। ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के स्लोप। अब इन दोनों इक्वेशंस से मैं देखना चाहता हूं किसका स्लोप ज़्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा। हमने कहा चूंकि वी नो दैट CP इज ग्रेटर देन CB, जब CP ग्रेटर देन CB है इसका मतलब 1 अपॉन CP इज लेस देन 1 अपॉन CB। भाई ये ज़्यादा है, इसका उल्टा करेंगे तो ये से कम हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं कि भाई T अपॉन CB इज ग्रेटर देन T अपॉन CP, ये ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, dt अपॉन ds एट
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज ग्रेटर देन dt अपॉन ds एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हमने क्या कहा कि यहां पर टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से क्या होगा, ज्यादा होगा। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप किससे ज्यादा होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से ज्यादा होगा। तो इनका मैं डायग्राम छोटा सा बनाऊं यहां पर टी और एस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होगा। देखो मैं यहां से दो लाइन बना रहा हूं, आप बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर है। देखो ये है कांस्टेंट प्रेशर और ये है कांस्टेंट वॉल्यूम। जिस लाइन से गिरने के जितने ज़्यादा चांसेस हैं वो लाइन का स्लोप उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम है। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने इस टॉपिक को क्या बोल दिया, सभी प्रोसेसेस का रिप्रेजेंटेशन, सभी प्रोसेसेस का रिप्रेजेंटेशन। देखो अब हमने क्या कहा, दो प्रोसेसेस के लिए मैंने स्लोप निकाला है, तीसरा प्रोसेस के लिए मैं स्लोप निकालूंगा। तीसरा प्रोसेस 4 आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं देखना चाहता हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब dt इज इक्वल टू 0, मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब हम स्लोप निकालेंगे फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस t इक्वल टू कांस्टेंट, तो dt अपॉन ds ये वैल्यू क्या हो गई, 0। तो स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू 0। कोई समस्या ही नहीं है, स्लोप क्या हो गया, 0। मैं नेक्स्ट देखता हूं, फोर्थ इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं यदि बात करूं कि डेल क्यू इज इक्वल टू 0, जब डेल क्यू इक्वल टू 0 होगा तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, 0। एंट्रोपी चेंज 0 है, इसलिए एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती है। सभी प्रोसेस रिवर्सिबल मानी है हमने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू dt अपॉन ds, ये वाली वैल्यू कितना होगा, 0, दैट इज द इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज इनफाइनाइट, ये हमारे पास वैल्यूज है। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो मैं यहां से देखना चाहता हूं कि जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या क्या है। ये टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इन टीएस डायग्राम, इन टीएस डायग्राम। अब हमने देखा था स्लोप, देख लीजिए स्लोप क्या था, अलग अलग प्रोसेस का स्लोप मैं दोबारा लिख रहा हूं। स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप हमारे पास था T अपॉन CB, और स्लोप इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमारे पास था T अपॉन CP। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से ज़्यादा है। स्लोप इन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हमारे पास था 0, और स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास था इनफाइनाइट, अनंत। तो इन सभी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा टीएस डायग्राम में। देखो ये है हमारे पास टीएस डायग्राम, यह है T और यह है मेरे पास एस डायग्राम। ठीक है जी, मैंने यहां से कहा टीएस डायग्राम में मैं धीरे धीरे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हो गया, अनंत का मीनिंग क्या हो गया, अनंत का मीनिंग ये हुआ सर कि वह लाइन जिससे गिरने के चांसेस अनंत हो, इनफाइनाइट हो। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो उससे गिरने के चांसेस कितने हैं, अनंत हैं। तो ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो ये सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस S1 इज इक्वल टू S2, दैट इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिंपल वे में एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। देखो स्लोप क्या हो गया, अनंत। तो ये तो क्या हो गया, कंप्रेशन, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। नीचे की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। ये तो हमारे पास हुआ। ठीक है सर, इसी डायग्राम में मैं बनाना चाहता हूं टीएस डायग्राम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट
और यहाँ पर स्लोप है कितना 0, इस लाइन से गिरने के चांसेस क्या हैं 0। तो हमारे पास कितना हो जाएगा टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, दैट इज एंट्रोपी इज इंक्रीज। एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी? एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी? जब हम हीट सप्लाई करेंगे, दैट इज द हीट एडिशन। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यदि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, तो एंट्रोपी क्या हो रही है? कम। एंट्रोपी कम कब होगी? जब हीट का रिजेक्शन हो रहा हो। तो ये हमारे पास हुआ एडियाबैटिक और कौन सा? एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। और यहीं पर बना देता हूँ तीसरा डायग्राम। और जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, देखो दो हमने कर्व बनाए थे इस तरह से। ये क्या था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और ये क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इन सभी को मैं एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो वो डायग्राम बनेगा टी और एस। ध्यान से देखो, अब टी एस डायग्राम बनेगा। हमारे पास क्या हुआ? ये इस तरह की, इस तरह से और इस तरह से, इस डायरेक्शन में मैं बना रहा हूँ। ये किसको दिखाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ये किसको दिखाएगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये किसको दिखाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये किसको दिखाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी, पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी। ये है हीट एडिशन, और ये आगे की तरफ चल रहे हैं। तो हमारे पास अभी मैं इनके साथ इनका वैल्यू भी लिख दूं तो कैसा रहे? इनके साथ इनका वैल्यू लिख दूं। जब हमने देखा था k इक्वल टू कितना था? 0। k इक्वल टू कितना था? 1। k इक्वल टू कितना था? 1। जब पी वी की पावर गामा देखा था। तो यहाँ पर ना लिखो तो ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। k इक्वल टू कितना होगा? 1। कांस्टेंट प्रेशर में k इक्वल टू कितना होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में k इक्वल टू इन्फिनाइट होगा। कांस्टेंट प्रेशर में k इक्वल टू 0 होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में k इक्वल टू गामा होगा। जब आप पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी से रिलेट करोगे और इस डायग्राम में बनाओगे, तो हमारे लिए वही रहेगा k इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो k इक्वल टू कितना होगा? 1। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में k इक्वल टू कितना होगा? इन्फिनाइट। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में k इक्वल टू कितना होगा? 0। और एडियाबैटिक प्रोसेस में k इक्वल टू कितना होगा? गामा। ये आप लिखना चाहो तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, उसको हम वहीं याद करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल वे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। स्लोप मैक्सिमम कब होगा? जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। और स्लोप मिनिमम कब होगा? टीएस डायग्राम में, जब प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगी। ये हमारे पास है। इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है। ये पूछ रहे हैं कि फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीबी की पावर n इक्वल टू सी फॉर द परफेक्ट गैस चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज। देखो, एक तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दूसरा मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस टॉपिक में नहीं लिया था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आसानी से ले सकते हो, कोई बड़ी समस्या नहीं। अब हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज देखना, इसमें जो इन्होंने पूछा है, चूंकि हम जानते हैं। देखो मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। एक तो हमारे पास यह है सी बी गामा माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन एल एन टी टू अपॉन टी वन, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 आर लॉग बी टू माइनस बी वन, और ये टी टू अपॉन टी वन। इनमें से हम देखना चाहते हैं क्या हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर ये दोनों होंगे। ये हम चेक करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से कहा सी बी आया है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि डेल क्यू इज इक्वल टू फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ध्यान से देख लेना, पुराना काम आएगा। डेल क्यू इज इक्वल टू n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 डेल डब्ल्यू डी यू, यही था शायद, n माइनस गामा n डी यू। तो डेल क्यू इज इक्वल टू n माइनस गामा n माइनस 1 इज सी बी डी टी। यहाँ सी बी डी टी,
डेल क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन एन माइनस वन सी बी डी टी। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, डेल क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन और वन माइनस एन, गामा माइनस एन वन माइनस एन सी बी डी टी। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो ये गामा माइनस एन है, ये वन माइनस एन है, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ले लिया। मैंने यहाँ से कहा चूँकि हम जानते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी एस। तो आप क्या लिखो यहाँ से, टी डी एस इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन वन माइनस एन सी बी डी टी, सी बी डी टी। तो आप क्या लिखोगे, टी डी एस इज गामा माइनस एन अपॉन वन माइनस एन इज सी बी डी टी अपॉन टी। इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये है S1 और S2। मैं इनिशियल को S1 लिख रहा हूँ, फाइनल को S2 लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने T1 और T2 की फॉर्म में, 1 और 2 की फॉर्म में बोला है। ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो सर देखो मेरे पास क्या आएगा, S2 माइनस S1, यही आएगा ना, S2 माइनस S1 गामा माइनस एन अपॉन गामा सॉरी एन माइनस वन माइनस एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1। इक्वेशन ऑप्शन 1 से आप मैच कराओ, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन एल एन T2 अपॉन T1, ये मैच हो गया। मतलब ऑप्शन ए तो सही है, ए तो सही है। ये नहीं होता तो ये करके छोड़ देता। अब ए और बी है, बी को भी चेक करना पड़ेगा, तो बी को चेक करते हैं। तो ये देखो गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन, आर आ गया तो मतलब वर्क डन आएगा। तो हमने कहा चूँकि हम जानते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन P1 B1 और P2 B2 अपॉन एन माइनस वन। ठीक है सर, हमने कहा चूँकि हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू MRT और P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 या फिर RT1 और RT1 और P2 V2 इज इक्वल टू RT2। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, डेल क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन RT1 माइनस RT2 अपॉन एन माइनस वन। ठीक है सर, देखो डेल क्यू इज क्यू इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन RN माइनस वन, और इसको मैंने लिखा DT। इसको मैं DT लिखूंगा, देखो T1 माइनस T2 को मैं DT नहीं लिख सकता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस T2 माइनस T1। तो माइनस है ही और T2 माइनस T1 नहीं तो होता है DT, तो मैंने यहाँ पर लिखा इसको DT। जब इसको DT लिखूंगा तो डेल क्यू इज इक्वल टू, जब इसको DT लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन R अपॉन एन माइनस वन और इंटू DT। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या है, TDS इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन RN माइनस वन और DT। तो हमारे पास क्या हो गया, TDS इज इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन RN माइनस वन इज DT अपॉन T। इधर भेज दिया, DT अपॉन T। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मेरे पास S2 माइनस S1 इज माइनस गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन RN माइनस वन ln T2 अपॉन T1। ये हमारे पास हुआ। चूंकि मैं जानता हूँ फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन B2 की पावर n माइनस वन, V1 अपॉन B2 की पावर n माइनस वन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा,
S2 माइनस S1 सिंपल वे में गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 R n माइनस 1 ln V1 अपॉन V2 की पावर n माइनस 1। ठीक है सर, V1 अपॉन V2 की पावर n माइनस 1। अब मैं इसको क्या लिख दूं कि S2 माइनस S1 इसको कर देता हूं प्लस। इसको प्लस कब करूंगा, देखो गामा n माइनस 1 और गामा माइनस 1 R n माइनस 1। अब ये लॉग की जो घात है वो आगे आ जाती है, आगे आएगी तो मैं इसको देखो दूसरे कलर से लिख देता हूँ n माइनस 1 और ln, और इसको कर दिया मैंने B2 अपॉन B1। उल्टा करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा फिर प्लस, इसको मैंने प्लस कर दिया। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू पॉजिटिव गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 R ln V2 अपॉन B1, R ln V2 अपॉन B1। देखो यही है सेकंड ऑप्शन। देखो ये गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 R ln V2 अपॉन B1। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन बी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ। सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमने चेक किया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का चेंज कितना कितना था वो अलग अलग कंडीशन हमने चेक किया। इसको ध्यान से करना। इसमें क्या होता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हमने वहाँ पर नहीं देखा, तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर देख लिया। ये हमने पढ़ा है एंट्रोपी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने ऑब्जेक्टिव थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे चाहे वो थ्योरेटिकल थे, सभी को हमने कवर किया है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे समझने के लिए हमने सिंपल बेस से हमने समझना स्टार्ट किया था कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन क्या होता है, सभी को हमने बड़े ध्यान से देखा था। थैंक यू।